साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, राजरत्न अम्बेडकर जिंदाबाद, राजरत्न अम्बेडकर जिंदाबाद। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं नमन करता हूं, नमन अर्पण करता हूं। मंच पर उपस्थित वंदनीय भिक्खुगण, मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश राणा जी, मंच पर उपस्थित आज जिन्होंने अपने यहाँ पर वक्तव्य रखे प्रोफेसर रविकांत जी, आलोक गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सबके नाम लेने में मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आप लोग भी बहुत देर से, सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। एक सेकंड में आप लोगों का लेना चाहूँगा बस। आज 24 सितंबर है। बहुत लोगों ने अपने वक्तव्य से कहा कि आज के दिन पूना पैक्ट साइन हुआ था। बाबा साहब को मानने वाले लोग आज के इस दिन को ब्लैक डे, काला दिन के नाम से ही जानते हैं, और आज संडे भी है। बहुत देर से आप लोग बिना खाए यहाँ पर बैठे हुए हो। आप लोग एक बार पूरा सेट कर लीजिए आपका कैमरा वगैरह, और फिर मेरे पीछे बातें मत कीजिए, तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ब्रिटिश काल में 16-16 घंटे काम करने की उस समय की प्रथा थी। बाबा साहब को जब लेबर मिनिस्टर बनने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने इस नौकरी का जो कार्य समय था वो 16 घंटे से 8 घंटे कराया। और उस समय संडे को कोई छुट्टी नहीं हुआ करती थी, कोई रविवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी। बाबा साहब ने इस रविवार की दिन को, इतवार को, संडे को छुट्टी का नियोजन किया ताकि हमारे समाज के लोग इकट्ठा बैठे और उनके हालातों पर चर्चा करें, उनके समस्याओं पर चर्चा करें, और वहां से वो लोग अपनी योजनाएं बनाएं। इसलिए बाबा साहब ने हफ्ते में एक दिन हम लोगों को ये छुट्टी दी है। तो आज का ये दिन, संडे की जो छुट्टी है, ये आज हम लोग थोड़ा सा एक दिन का लंच स्किप करके हमारी समस्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे लोगों ने इस दिन को, संडे को, बाबा साहब ने इस आशा और विश्वास के साथ संडे को छुट्टी दी थी कि हमारे लोग इसको मिशन का डे बनाएंगे। लेकिन हमारे लोग थैली लेकर सुबह से मटन के लाइन में लग जाते हैं, तो हमारे लोगों ने इसको मटन डे बना दिया है। हम लोगों को इसको फिर से मिशन डे बनाना है। तो आप लोग आज, क्योंकि मैं भी जो थोड़ा सा स्नैक्स मिला है वही हम लोग खा रहे हैं, तो आज थोड़ी देर के लिए आप लोग भी सहन कीजिए, क्योंकि मेरी ये बातें किसी टीवी पर आपको सुनाई नहीं देगी, किसी न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते। इसलिए हम लोग ही लोगों में जाकर ये बातें कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश राणा जी और हमारे कल्याण के जो साथी हैं, बम्बई के साथी हैं जो रेलवे में काम करते हैं, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का न्योता दिया। हालांकि आज का ये प्रोग्राम मेरा कर्नाटक में 24 सितंबर ब्लैक डे, पूना करार का दिन पहले ही तय था। लेकिन जब पता चला कि यहाँ आज शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोगों का सत्कार होने वाला है और लोगों में ये बातें हम लोगों को बतानी है, तो मैंने उस कार्यक्रम को, क्योंकि मैं पिछले साल भी इसी कार्यक्रम में कर्नाटक में था, तो मैंने कहा कि इस विषय में मैंने ऑलरेडी बात रखी है, तो मैंने आज गोरखपुर में आना पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के ऊपर बात यहाँ पर होने वाली है। तो शिक्षा से संबंधित लोगों की यहाँ पर सम्मान भी हुआ है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन का सबसे अहम हिस्सा शिक्षा के ऊपर रहा है। बाबा साहब जब 4वीं या 7वीं कक्षा में थे, तब बाबा साहब के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब की क्लास स्कूल में जब जाया करते थे, सभी को पता है, हमारे महाराष्ट्र में उसको
मैट क्या कहते, हम लोग गोनी कहते हैं, बोरी कहते हो, आप लोग बोरी कहते हो, आटे की या चावल की वो बोरी होती है। उस समय बाबा साहब को जमीन पर भी बैठने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जमीन पर बैठ गई तो पॉल्यूट हो जाएगी, क्या कहते हो आप लोग, वो मैली अपवित्र हो जाएगी, जमीन भी अपवित्र हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब को अपने घर से अपनी अलग से एक बोरी लानी पड़ती थी और वो बिछाकर स्कूल के क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। और जब क्लास टीचर पूरे कक्षा को पूछता था, जैसे आज भी हमारे स्कूल में बच्चों को पूछा जाता है कि इस सवाल का जवाब किसको आता है, तो उसी तरह से वो शिक्षक क्लास रूम को पूछता था कि इस सवाल का जवाब किसको आता है। तो छोटे से विवाह का हाथ, बाबा साहब का बचपन का नाम विवाह था, हाथ ऊपर जाता था कि मुझे इस सवाल का जवाब आता है। अब भीड़ में से किसने हाथ खड़ा किया है ये शिक्षक को पता नहीं होता था कि किसने हाथ खड़ा किया। तो शिक्षक ने कहा कि आओ और बोर्ड पे जो सवाल लिखा है उसको सॉल्व करो। तो बाबा साहब जैसे ही अपने आसन से उठे और उस सवाल का जवाब देने के लिए उस ब्लैक बोर्ड की ओर चलने लगे, पूरा क्लासरूम, पूरे क्लास के बच्चे उठकर खड़े हो गए और उस शिक्षक के ओर दौड़ते हुए वहां पर गए और शिक्षक को धमकाकर उन्होंने कहा कि खबरदार उस विवाह ने अगर उस ब्लैक बोर्ड को हाथ लगाया था, उस ब्लैक बोर्ड के पीछे हमारे खाने के जो टिफिन है वो रखे हुए हैं, और अगर इस बच्चे ने, इस विवाह ने उस ब्लैक बोर्ड को हाथ लगाया तो उस ब्लैक बोर्ड के पीछे रखे हुए हमारे जो टिफिन है वो अब अपवित्र हो जाएंगे। बाबा साहब की जाति के वजह से बाबा साहब को कभी भी स्कूल में सवालों का जवाब देने नहीं दिया गया। सवालों के जवाब आने के बावजूद भी बाबा साहब को उन सवालों का जवाब देने नहीं दिया गया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। बाबा साहब ने अपने जीवन में पढ़ाई को कभी अंतर नहीं दिया, पढ़ाई को कभी त्यागा नहीं। बाबा साहब घर पर जाके पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर बाबा साहब को रात को 2 बजे उठाकर पढ़ाया करते थे। रात को 2 बजे उठाकर सारे सवालों के जवाब बाबा साहब से तैयार करवाते थे। और उसी बच्चे ने जब इस देश को आजादी देने का जब पहल शुरू हुई और देश के सामने सवाल खड़ा हुआ कि अंग्रेज जाने के बाद ये देश चलेगा कैसे, ये देश चलाने के लिए संविधान होने की, निर्माण करने की जरूरत है, तो इस देश का संविधान निर्माण कौन करेगा, ये सवाल जब देश के सामने खड़ा हुआ तो जिस बच्चे को स्कूल में 7वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देने मिलता था, उसी बच्चे ने देश को, इस देश का संविधान कौन निर्माण करके देगा, ये सवाल का जवाब बाबा साहब ने दिया। ये केवल शिक्षा के माध्यम से हो पाया। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे, जब अपने LSE में जाया करते थे, लंदन में रहा करते थे, वहां पे मैं जाके आया हूं, ग्रेज इन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो बाबा साहब का घर वहां पर था, वहां से पैदल बाबा साहब ये सारा सफर तय किया करते थे। उस लाइब्रेरी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचने वाली व्यक्ति डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हुआ करते। सबसे पहले और सबसे आखिरी बाहर उस लाइब्रेरी से बाहर आने वाली व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर हुआ करते थे। उस लाइब्रेरी का एक नियम था कि अंदर बैठकर कोई खाना नहीं खा सकता। अगर कुछ खाना है तो बाहर जाकर अपना खाना खत्म करो और फिर आकर अंदर पढ़ाई करो। बाबा साहब क्या करते थे कि पढ़ाई में खंड ना हो, व्यत्यय ना आए, इसलिए किताब के पीछे छुपकर एक ब्रेड का टुकड़ा बाबा साहब लाया करते थे। ब्रेड का टुकड़ा, वो ब्रेड का टुकड़ा छुपा कर खाते थे ताकि मेरी पढ़ाई में व्यत्यय ना आए। एक दिन उस लाइब्रेरी ने देख लिया कि बाबा साहब, यानी डॉक्टर अंबेडकर, अंदर बैठकर कुछ खा रहे हैं। वो लाइब्रेरियन बाबा साहब के पास आया, बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, उस समय बाबा साहब डॉक्टरेट नहीं थे, लेकिन बाबा साहब से कहा कि अगर आपको आपका खाना खाना है तो आप बाहर जाइए, अपना खाना खत्म कीजिए और फिर अंदर आकर पढ़ाई कीजिए, मैं आपको अंदर बैठकर खाने नहीं दूंगा। दूसरे दिन बाबा साहब ने क्या किया पता है?
दूसरे दिन बाबा साहब अंबेडकर जो एक ब्रेड का टुकड़ा लाया करते थे, बाबा साहब ने वो एक ब्रेड का टुकड़ा लाना छोड़ दिया, लेकिन अपनी पढ़ाई में उन्होंने अंतर नहीं दिया, अपनी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में पढ़ाई को, शिक्षा को बहुत महत्व बाबा साहब ने दिया हुआ। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके जीवन की सबसे पहली संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था का गठन किया और इस संस्था का एक ब्रीद वाक्य दिया। इस संस्था का ब्रीद वाक्य इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। ये तीन शब्द हम लोगों के जीवन में हम लोगों ने रटे हुए, सबको पता है, टू एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यही है। कुछ मैं गलत बोल रहा हूं इसमें? कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं कहा। बाबा साहब ने जो इंग्लिश में कहा, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज, इसका हिंदी अनुवाद हम लोगों ने गलत कर लिया, शिक्षित बनो कर लिया। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, लोगों को शिक्षित करो। हमने क्या किया? बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो मैंने क्या किया? 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी कर ली। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, मैं शिक्षित बन गया। बाबा साहब ने कभी आपको शिक्षित बनने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने शिक्षित करने के लिए कहा। शिक्षित बनने और शिक्षित करने में एक छोटा सा अंतर है। शिक्षित बनने में वो शिक्षा का इस्तेमाल मैं सिर्फ अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए इतना ही सीमित करता हूं। लेकिन शिक्षित करने वाला व्यक्ति वो भी 10वीं पास होता है, 12वीं पास होता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, डॉक्टरेट होता है। क्योंकि मुझे बाबा साहब ने कहा है शिक्षित करना, इसलिए वो अपने शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने बीवी बच्चे तक नहीं सीमित रखता, वो अपने समाज में जाता है और लोगों को शिक्षित करता है। हमने बाबा साहब के अनुवाद को गलत कर लिया और अब उस शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने बीवी बच्चों और परिवार तक ही कर रहे हैं। बाबा साहब ने ये शिक्षा अपने परिवार के लिए हासिल करो इसलिए नहीं कहा। जो गौर गरीब समाज है, अनपढ़ समाज है, वो अगर स्कूल में नहीं जा सकता, कॉलेज की दहलीज नहीं चढ़ सकता, तो ये हमारा काम है कि उस गांव-गांव में जाए और लोगों को शिक्षित करने का काम ये हमारा है। ये जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमें दी हुई। लेकिन हम आज भी बाबा साहब के इन उसूलों के ऊपर हम नहीं चल रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश में हम लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, हम लोगों को पढ़ाई प्राप्त हो, इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। आज भी देखिए, जिन बाबा साहब को कभी स्कूल के दरवाजे के बाहर बिठाया करते थे, उन्हीं बाबा साहब ने इस देश का ऐसा संविधान रच दिया, ऐसा संविधान बनाया। आज सिर्फ भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में आज बाबा साहब अंबेडकर जी के चेयर्स, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी पे रिसर्च सेंटर्स है, बाबा साहब के स्टैच्यूज है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में बाबा साहब के सारे यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब के बस, बाबा साहब की मूर्तियां वहां पर लगी हुई। तो आज इस शिक्षा के बदौलत ही हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए। लेकिन हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी तक हम लोगों को ये शिक्षा का प्रचार और प्रसार आगे चल के हम लोगों को करना है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में अनेक राज्यों में लागू हो चुकी है, कल को उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी, मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है। मनुस्मृति एक नए माध्यम से फिर से हमारे लोगों के बीच आना शुरू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5वीं के बच्चे को यह पूछा जाएगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से इन शाखाओं में से तुम कौन सी शाखा लेना पसंद करोगे। शाखा कौन सी है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, कारपेंट्री। ये 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा।
अब 5वीं के बच्चे को यहां पर 12वीं कक्षा पास होने के बाद बच्चों को पता नहीं होता कि मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है या मैनेजमेंट में जाना है। ये 12वीं के बच्चों को पता नहीं होता। यहां 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि इन स्ट्रीम में से तुझे कौन सी लेनी है, तो वो घर पे जाएगा, घर पे माता पिता को पूछेगा कि मुझे स्कूल में ये चुनने को बोला है, मैं इसमें से कौन सा क्षेत्र चुनूं, कारपेंटरी चुनूं, प्लम्बिंग चुनूं, मैकेनिक बनने का चुनूं, क्या चुनूं? अगर पिता कारपेंटर है तो पिता बोलेगा कि मुझे बाकी के क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, मुझे कारपेंटरी के बारे में पता है, एक काम कर तू कारपेंटरी चुन। मनु का कानून क्या कहता है? मनु का कानून कहता है कि चमार का बेटा चमार बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, गड़ियारा का बेटा गड़ियारा बनेगा। मनु का कानून कहता है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस जाति को जो काम निर्धारित करके दिया हुआ है, वो व्यक्ति वही काम करेगा। ये मनु का कानून कहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अगर बाप कारपेंटर है तो बेटा भी कारपेंटर ही बनेगा। ये मनु का कानून कहता है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और मनु का कानून कोई अलग नहीं है, ये एक ही कानून फिर से इस देश में लागू होने जा रहा है। आप लोगों ने कहा कि 75 साल हो गए, आज हमारी स्कूलें नहीं है। 75 साल होने के बावजूद भी आज हमको हमारा कार्यक्रम इस मैरिज हॉल में लेने की नौबत आई। आज अगर हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी होती, हमारे स्कूल होते, कॉलेज होते, तो हम हमारी बातें हमारे 4 दीवारी के अंदर कह सकते थे। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर एबीवीपी के लोग भी बैठकर सुन रहे होंगे। मुझे बताओ, क्या आरएसएस के कैंप में क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ के किसी को, एक व्यक्ति को भी पता है? पता है आप लोगों को कि आरएसएस के शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है? उनकी इतनी सी भी जानकारी लोगों तक नहीं आती कि आरएसएस के कैंप में पढ़ाया क्या जाता है। और हम क्या प्लानिंग करते हैं, ये बीच चौराहे में खड़े होकर माइक पे बोलते रहते हैं, माइक पे बोलते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी यंत्रणाएं नहीं बनाई। मैं आपको बाबा साहब का एक स्पीच थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी मिलिट्री में थे, सूबेदार थे, मेजर थे। अंग्रेजों ने उस समय जब पेशवा रूल खत्म हो रहा था तो पेशवाओं ने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना साम्राज्य समेटने को तैयार है, लेकिन हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि जिन अछूतों की भर्ती की वजह से हम लोगों को पराजित होना पड़ा, उन अछूतों की एंट्री मिलिट्री में बंद करो। अब अंग्रेज तो हमारे कोई सगे थे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने जो अछूतों की भर्ती थी मिलिट्री में वो बंद कर दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता की नौकरी भी चली गई, क्योंकि अचानक अनटचेबल्स की एंट्री मिलिट्री से बंद हो रही थी। बाबा साहब के पिताजी को वॉलंटरली, कंपल्सरीली रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अब उनकी नौकरी चली गई, तो उनके पिताजी, बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी, जब उनकी नौकरी चली गई तब वो ब्रिटिशरों को यह साबित करने में उन्होंने एक मूवमेंट खड़ी की कि हम आपके पक्ष से लड़े हैं, आपके पक्ष से लड़कर हम लोगों ने विजय हासिल किया है और आप हमारी ही बटालियन बंद कर रहे हो। बाबा साहब के पिताजी ने यह बटालियन शुरू करवाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उनके जीवितपन में यह बटालियन शुरू नहीं हो पाई। जब बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करके भारत लौटे तब बाबा साहब को अपने पिता का यह संघर्ष याद था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पिता की यह मूवमेंट आगे बढ़ाई और बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है यह ढूंढ निकाला और बाबा साहब ने अंग्रेजों को साबित करके दिखाया कि यह स्तंभ ये आप लोगों ने हमारे शौर्य की गाथा के लिए आपने बनाकर दिया हुआ है। हम 500 योद्धाओं लड़े हैं, तब जाके 35,000 पेशवाओं को हमने हराया। यह हमारा सबूत है, यह सबूत है, ये विजय स्तंभ, ये शौर्य स्तंभ आपने हमारे याद में बनाया हुआ है। अंग्रेजों ने बाबा साहब की इस बात को माना
और अनटचेबल्स की जो एंट्री अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से वो एंट्री फिर से शुरू हुई। वो आज भी शुरू है। महार बटालियन आज भी भारत में काम करती है। ये होने के बाद वहां के सैनिकों ने, बाबा साहब के पिताजी के साथियों ने, बाबा साहब के साथियों ने बाबा साहब का सत्कार सम्मान समारोह आयोजित किया कि बाबा साहब अपने विजय हासिल की है, आपका सत्कार करने जा रहे हैं। तब बाबा साहब ने एक स्पीच दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के माध्यम से हमारे जीवन में दो बदलाव हुए। एक, इतने सालों से हम लोगों को शिक्षा के दरवाजे बंद थे, वो शिक्षा के दरवाजे हमारे लिए खुल गए, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज भारत में आए उनको यहां पर लोगों की जरूरत थी, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी, लड़ाकू लोगों की जरूरत थी, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई के दरवाजे और नौकरी के दरवाजे खोल दिए। और जैसे ही ये वंचित समुदाय जो हजारों सालों से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था, नौकरी नहीं कर सकता था, हथियार नहीं रख सकता था, उनको जब ये अपॉर्चुनिटी दिखी, सबसे पहले वो अंग्रेज सेना में भर्ती हो गए और उनको नौकरी हासिल हुई। नौकरी हासिल होने के बाद दूसरा बदलाव हुआ कि उनको पैसे मिलना शुरू हो गए, सैलरी मिलना शुरू हो गई। और अंग्रेजों का रूल था कि हर सैनिक के बच्चों को कंपलसरी पढ़ाई लिखाई करनी होगी। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो पिता के या जो भी नौकरी कर रहा है उसके महीने के पगार से पैसे कट होंगे। अब जबरदस्ती बच्चों को पढ़ना शुरू हो गया था। तो दो बदलाव शुरू हो गए, पढ़ाई लिखाई के दरवाजे शुरू हो गए और पैसे हम लोगों को मिलना शुरू हो। बाबा साहब की पहली नौकरी भी मिलिट्री की है। बाबा साहब की नौकरी मिलिट्री की, यानी वो एक जनरेशन। बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में थे, उनकी दूसरी जनरेशन। उनके दादाजी भी मिलिट्री में थे, तीसरी जनरेशन। और उनके परदादा भी मिलिट्री में थे। तो 4 जनरेशन मुझे पता है इस हमारे फैमिली की जो मिलिट्री में थे। ये तो हमारे राजनेताओं ने बाबा साहब को राजनेता बना दिया है, वरना मैं किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं हूं, मैं लड़ाकू घराने से हूं। मैं मिलिट्री के घराने से हूं। मेरे दादा परदादा परदादा के परदादा हम लोग लड़ाकू घराने से हैं। बाबा साहब ने हु वेयर महार्स नाम का एक ऐसे लिखा और उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये महार है कौन, हुएर महार्स। बाबा साहब लिखते हैं कि महार नाम का नाम, ये जात, ये कहीं पर श्रुति में नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, वेदों में नहीं है, ये नाम ही कहीं पर नहीं है। जब इस नाम से कहीं उल्लेख ही नहीं है, मनुस्मृति में महार शब्द नहीं है, गीता में महार शब्द नहीं है, वेदों में महार शब्द नहीं है, तो बाबा साहब लिखते हैं अगर ये शब्द ही कहीं नहीं है तो हु वेयर महार्स, हम हैं कौन। ये शब्द तो अभी अभी इस्तेमाल में लाया गया है 10वीं सदी के बाद से। तो अगर 10वीं सदी के बाद से ये शब्द का नाम, ये नाम का प्रचार शुरू हुआ है, तो हम हैं कौन, हमारा नाम क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे। आज भी बाबा साहब के पिताजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उल्लेख है, रामनाक मालनाक। ये नाक है, ओरिजिनल है नाक। बाबा साहब कहते हैं हम महार वहार नहीं हैं, आप लोग भी कोई चमार जाटव घड़ियारा वाल्मीकि ये नहीं हो। ये अभी अभी दिए गए नाम है, ये अभी अभी दिए गए नाम है। तो हम लोग हैं कौन। हम लोग इस देश में जब बुद्ध को, तथागत बुद्ध को इस देश में ब्राह्मण मारने की साजिश करते थे, जब तथागत बुद्ध ध्यानस्थ हुआ करते थे, ध्यान साधना करते थे, तो ब्राह्मण इनकी हत्या करने की साजिश किया करते थे। और उस समय जब बुद्ध को मारने की साजिश होती थी तो नाग नाम के लोग बुद्ध की रक्षा करने के लिए खड़े होते थे। हम बुद्ध के प्रचारक नहीं हैं, हम बुद्ध की जान बचाने वाले लोग हैं, बुद्ध के रक्षणकर्ता लोग हैं। और हम ही वो लोग हैं जो अफगानिस्तान तक जाकर बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाले इस देश के नागवंश के लोग हम लोग हैं।
ये बाबा साहब ने हुए ना महाराष्ट्र में हम लोगों को अपनी पहचान करा के दी। जब बाबा साहब ने यह हमें पहचान करा के दी, बाबा साहब कहते हैं कि जब अंग्रेजों के माध्यम से ये सारी सुविधा हम लोगों को मिल रही थी, 4 पीढ़ियों से मिल रही थी, तब हमने इस शिक्षा का इस्तेमाल, इस पैसों का इस्तेमाल, इन सैलरी का इस्तेमाल हमने अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्यों नहीं किया? 4 पीढ़ियों से पैसा मिल रहा है ना, 4 पीढ़ियों से शिक्षा मिल रही थी, 4 पीढ़ियों से सैलरी मिल रही थी, तो उस सैलरी को बचा बचा कर हमने अपनी स्कूल क्यों नहीं बनाई? उस शिक्षा का इस्तेमाल हमने अपने लोगों को जागृत करने के लिए क्यों नहीं किया? यह सवाल बाबा साहब ने उस समय पूछा, यह सवाल आज भी बाबा साहब हमें पूछ रहे हैं कि संविधान के माध्यम से हमें शिक्षा के दरवाजे खुल गए, संविधान के माध्यम से हमें नौकरियां मिलना शुरू हो गई, संविधान के माध्यम से हमें पैसे मिल रहे हैं। संविधान कितने साल का है? 74 ईयर्स। अंग्रेजों के शासन में हमारी 4 पीढ़ियां वहां पर थी, तो संविधान के शासन में हमारी कितनी पीढ़ियां है? 1। क्योंकि अगर उस समय 1950 में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आज 74 इयर्स का है, तो एक ही जनरेशन अभी बाहर आ रही है संविधान के दायरे से और दूसरी जनरेशन एंटर हो रही है। संविधान 5000 साल 2000 साल का नहीं हुआ है, सिर्फ एक जनरेशन ही अभी तक इस संविधान का इस्तेमाल कर पाई है, सेकेंड जनरेशन तो एंट्री कर रही है। तो एक ही जनरेशन में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है, इतना बड़ा बदलाव सिर्फ 75 साल में, 75 साल भी नहीं हुआ है, मैं आसानी के लिए 75 साल का उल्लेख कर रहा हूं। कितना बड़ा बदलाव हुआ है पता है 75 साल में? क्यों? आपके उत्तर प्रदेश से वो उस बाबा का नाम मैं भूल गया, वो कह रहा है कि हम नया संविधान बनाएंगे, कोई मांडलेश्वर कुछ नाम था शायद से। क्यों दिक्कत है इनको? नहीं, बागेश्वर वो तो एमपी वाला, ये यूपी वाला, मांडलेश्वर नाम का कोई था। वो कह रहे हैं कि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं और धर्म के आधार पर संविधान लाना चाहते हैं, धर्म अधिष्ठित संविधान। इनको संविधान से दिक्कत क्या है? क्या संविधान का कोई भी एक आर्टिकल इस देश के प्रधानमंत्री को काम करने से रोक रहा है क्या? कि नहीं ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो। पूरी संसद आपकी, पूरा राज्यसभा आपका, पूरी सुप्रीम कोर्ट आपकी, पूरा मीडिया आपका, पूरा देश आपके हाथ में है, फिर भी आपको संविधान बदलना है। क्यों? इनको संविधान से इतनी नफरत क्यों है? ये संविधान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका जीता जागता उदाहरण मैं बाबा साहब के ही जीवन के प्रसंग से देना चाहता हूं। बाबा साहब जब छोटे थे, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं कक्षा में थे, बड़े हो चुके थे, समझदार हो चुके थे। उनके पिताजी मिलिट्री में थे। मिलिट्री के लोगों की कार्य व्यवस्था आपको पता है, महीने महीने घर नहीं आते, 6-6 महीने घर नहीं आते। बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग्स अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी। पिता को भी याद आती थी, मेरे बच्चों को देखना है, विवाह को देखना है। तो जब बाबा साहब के पिता की पोस्टिंग घर से कुछ नजदीक हुई, 100-200 किलोमीटर दूरी पर, तो पिता को लगा क्यों ना अपने बच्चों को बुलाया जाए और उनको मिला जाए। मैं तो घर नहीं जा सकता, कम से कम बच्चों को यहां बुला लूं। तो बाबा साहब के पिता ने टेलीग्राम किया बाबा साहब के नाम से कि अगर आप लोगों के स्कूल की छुट्टियां लग गई हो तो मुझे मिलने के लिए आ जाओ। बाबा साहब को ये टेलीग्राम मिला, बाबा साहब खुश हो गए कि पिता को मिलने जाना है। बाबा साहब के पिता ने कहा कि मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ो, इस स्टेशन पे उतरो, किसी ना किसी को लेने के लिए मैं तुम्हें भेज दूंगा। कौन से तारीख को आने वाले हो मुझे टेलीग्राम करके बता देना, ताकि मैं उस दिन किसी ना किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगा। बाबा साहब ने तय किया कि कौन से दिन जाना है। बाबा साहब के बड़े भाई और बहनों के बच्चे, ऐसे 4 बच्चों ने जाना तय किया। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को निकलेंगे, आप किसी ना किसी को हमें लेने के लिए भेज दीजिए। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी के ऑफिस में आ पहुंचा और जिसको ये टेलीग्राम मिला उसने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को दिया ही नहीं।
अब पिता को पता नहीं कि बच्चे कब आने वाले हैं। बच्चों ने तय समय पर ट्रेन पकड़ ली, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था वहां पर उतरे और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमें लेने के लिए खुद आएंगे या किसी को भेज देंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। ये 4 बच्चे स्टेशन के ऊपर वैसे ही खड़े हैं कि हमें लेने के लिए कोई आएगा। स्टेशन मास्टर ने देखा कि 4 बच्चे अकेले खड़े हैं। उनका पहराव, क्योंकि मिलिट्री के घराने से थे, तो बाबा साहब के पहराव, उनके भाई का पहराव, सूट बूट टाई कोट में, आज भी उनके फोटोज आप बचपन के देखते होंगे, एकदम डिसिप्लिन में पूरा परिवार चलता था। तो स्टेशन मास्टर को लगा शायद ये ब्राह्मणों के बच्चे होंगे, सवर्णों के बच्चे होंगे, इतने अच्छे कपड़ों में है तो शायद सवर्णों के बच्चे होंगे। तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बच्चों के पास आकर बच्चों को पूछा कहाँ जाना है, तुम्हें लेने के लिए कोई आया नहीं? बच्चों ने कहा कि हमारे पिता यहाँ मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, उनको हमें मिलने जाना है, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं है, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ पर जाने की व्यवस्था करा दीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने बगल में जो बैलगाड़ी खड़ी थी, तांगा खड़ा था, उस तांगे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इन्हें इस पते पर छोड़कर आओ। तो तांगे वाले ने उन बच्चों को तांगे में बैठने का आमंत्रण दिया कि ठीक है बैठ जाओ। सभी बच्चे तांगे में बैठ गए और वो तांगा बाबा साहब के पिता के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही वो तांगा निकल पड़ा, वो तांगे वाला बच्चों से बात करना शुरू किया। कहां से आए हो? गांव का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौन जाति से हो? और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उसने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, अभी के अभी मेरे गाड़ी से तांगे से नीचे उतरो। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास ज्यादा पैसे थे। बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। तांगे वाले ने पैसों के लालच में कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो इसलिए मेरे बगल में बैठ नहीं सकते। मेरे तांगे के पीछे 1 हाथ की दूरी बनाकर मेरे तांगे के पीछे चलते चलते आओ। अब ये तांगा सफर शुरू हो गया। बच्चे तांगे से दूर पैदल 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 शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो थोड़ा सा पानी पिला दो। तांगे वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता। आगे अगर कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है तो मैं तांगा रोक लूंगा, तुम लोग जाकर पानी पी के आ जाना। तांगे वाले ने और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उसको पता चला कि आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। उसने तांगा रोका, बच्चों से कहा कि वो देखो आगे पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पी कर आओ। वो बच्चे भागते भागते पानी के यहाँ गए। पानी के पास पहुंचते देखते हैं तो क्या ये तो सिर्फ कीचड़ है, यहाँ तो पानी भी नहीं है, लेकिन प्यास लगी है, करे क्या। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और उसमें से जो काला गंदा पानी ऊपर आता है वो पानी झुककर बाबा साहब ने पिया। बच्चों ने, बाकी के बहनों के बच्चों ने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह गंदा हो गया, मैला हो गया। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के बच्चे अपने पिता के पास पहुंच गए। पिता ने दूर से देखा ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो भीवा है। बाबा साहब भागते भागते अपने पिता के पास गए, उनको लिपट कर वो फूट कर रोने लग गए। रोते रोते बाबा साहब के पिताजी से, रामजी अंबेडकर से सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया गया, मुझे गाड़ी से क्यों उतार दिया गया, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे काला गंदा पानी पीने के लिए क्यों मजबूर किया गया, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। छोटे से बच्चे का सवाल, उनका जवाब उनके पिताजी के पास नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया, रोते हुए उन बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब के पिता ने कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो, इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी परिस्थिति को बदलना है। और बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उसी बच्चे ने इस देश का संविधान रच दिया। और ऐसा संविधान रचा
मुझे वो पानी की बोतल दोगे? नहीं, खोलो नहीं। जिस बच्चे को मनु के कानून में काला गंदा कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान रच दिया कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ये आज हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। पता है, मैं जब दुबई जाता हूं, वर्ल्ड की सबसे टॉप एमिरेट्स फ्लाइट से मैं ट्रैवल करता हूं। विश्व की सबसे नंबर 1 की एयरलाइन सर्विसेज एमिरेट्स। जब मैं उस एमिरेट्स में पैर रखता हूं, तब मुझे याद आता है कि इसी देश में बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था। जिस बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी में उस मनु के कानून ने बैठने का अधिकार नहीं दिया, आज बाबा साहब ने ऐसा संविधान रच दिया कि आज हम लोग हवाई जहाज में बैठते नहीं है, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हमारे लोग कैप्टन है, पायलट है। ये केवल 73-74 इयर्स के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बदौलत है, भारत के संविधान की बदौलत। इन्हें बाबा साहब के संविधान से और कोई दिक्कत नहीं है। इनको यही दिक्कत है कि जिस मनु के कानून में हम इस देश की स्त्री का चीरहरण करते थे, इस द्रौपदी को उसकी साड़ी भी उसको पहनने का अधिकार नहीं देते थे, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी का कानून उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति बना देता है। यही दिक्कत है मांडलेश्वर को, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस देश का कोई एक आर्टिकल इस देश के सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को, किसी को भी काम करने से नहीं रोका। बस यही वो दिक्कत है कि जो लोग इस देश में 75 साल पहले उनको मानव अधिकार भी नहीं दिया गया था, वो लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहे हैं, वो लोग एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और इसलिए आज मेरा फिर से वही सवाल है कि इस संविधान की बदौलत हमें ये नौकरियां मिल रही है, इस संविधान के बदौलत हमें ये शिक्षा मिल रही है। ये शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार तक मत रखो, सिर्फ अपने बीवी बच्चों तक इसकी मर्यादा अपने बीवी बच्चों तक मत रखो, ये अपने समाज के लिए। माई एजुकेशन इज नॉट फॉर माई फैमिली, मेरी शिक्षा मेरे परिवार के लिए नहीं है। माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी, मेरा शिक्षा मेरे समाज के लिए है। यह भावना आप लोगों को आपके दिलों में तैयार करनी होगी, वरना फिर से वही मनु का कानून अब दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है, फिर से दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। और हम लोगों की किस तरह से हम लोग ये आचरण करते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। 75 साल हो गए, आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे भवन नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है, हमारे अस्पताल नहीं है, हमारी बैंकिंग नहीं है। आज 2023 शुरू है, आज से 100 साल पहले 1923 में बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये नाम का थीसिस एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये उनका थीसिस, ये उनका ग्रंथ आज के दिन सम्मत हुआ था। 100 साल पूरे हो गए इसको। 1935 में अंग्रेजों को बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए ग्रंथ में तथ्य दिखाई दिया कि हां, बाबा साहब सही कह रहे हैं। और उस समय अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के रिकमेंडेशंस को कबूल किया और इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार की 1935 में। इस देश का हर बैंकिंग सेक्टर ये बाबा साहब की देन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की देन है। जब बाबा साहब के रिकमेंडेशंस अंग्रेज कबूल कर सकते हैं और आज की ये सरकारें कबूल कर सकती है, तो बाबा साहब के इन रिकमेंडेशंस पे हम कब काम करेंगे? पूरे भारत में
आरबीआई को भी पकड़कर मुझे बताओ, आप लोगों की बैंकिंग सेक्टर में कितनी % हिस्सेदारी है? कितने बैंक आपके हैं? कितनी? 0। जिस देश को पूरी बैंकिंग सेक्टर बाबा साहब ने दी है, उनके समाज की 0 बैंक है। कौन से बाबा साहब को फॉलो कर रहे हो हम लोग? जयंती सिर्फ 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर, बस इन 3 तारीखों में ही बाबा साहब को हम लोग याद करेंगे। बाबा साहब के आज उन विचारों के ऊपर काम करने की नौबत आई है। अगर आज हम बाबा साहब के उन विचारों के ऊपर काम नहीं कर पाए तो फिर से गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू वाले दिन दूर नहीं रहेंगे। बाबा साहब के उन विचारों के ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है। और ऐसा नहीं, बहुत लोग कह रहे थे हमारी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। फिर लोगों का सवाल आ जाता है, पैसे कहां से लाएंगे? स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, बैंक बनाना है, पैसे कहां से? हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से यह बात बंद कर दो कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह बात हटा दो। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स इस पेपर का नाम सुना है? ब्राह्मणों का टाइम्स ग्रुप का यह पेपर है। इकोनॉमिक टाइम्स 2020 में इन्होंने खबर छापी। उस समय मेरी पीएचडी का, फाइनेंस में ही मेरी पीएचडी थी, इसलिए फाइनेंस के सारे पेपर्स में पढ़ता हूं। 16 अप्रैल 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स में बाबा साहब की जयंती की खबर छपी। अब इकोनॉमिक टाइम्स को बाबा साहब के जयंती की खबर छापने में कोई इंटरेस्ट है? कोई नहीं होना चाहिए। क्या लेना देना उनको बाबा साहब की जयंती से? उन्होंने खबर छापी कि पूरे देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हो पाई। मैंने कहा नहीं हो पाई तो तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? नहीं हुई तो नहीं हुई। अब याद करो, 14 अप्रैल 2020 आप लोग भी घर में कैद थे। जयंती कैसे मनाई होगी? एक कैंडल लगा के, एक फूल माला चढ़ा के, फूल माला भी नहीं मिल रही थी हम लोगों को, कहीं से झाड़ पे से फूल तोड़कर लाकर बाबा साहब की प्रतिमा के आगे रख दी। यही इतनी जयंती हुई? कोई डीजे बजाया? कोई गाने के प्रोग्राम किए? कोई ऐसे बड़े बड़े मंडप लेकर कार्यक्रम हुए? नहीं हुए। घर को पेंटिंग नहीं हुई, किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी, किसी ने साइकिल नहीं खरीदी, किसी ने वो मिठाई नहीं खरीदी, कोई किसी ने पटाखे नहीं खरीदे, किसी ने शराब नहीं पी। इसका दुख हुआ इकोनॉमिक टाइम्स को और उसने खबर छापी लॉकडाउन की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हो पाई और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। समझ रहे हो दुख हो? ब्राह्मणों का दुख समझ रहे हो? ब्राह्मणों का दुख क्या था? अरे तुमने जयंती नहीं सेलिब्रेट की अपने महापुरुषों की। कभी गोलवलकर की जयंती देखी? देखिए क्या आज देश किसके हाथ में है? गोलवलकर के हाथ में है कि नहीं? हेगड़ेवार के हाथ में है?